नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पीएम मोदी की सभा के दौरान हंगामा, भीड़ ने पुलिसकर्मियों पर फेंकी कुर्सियां, बैरिकेड तोड़कर पीएम तक पहुंचने का किया प्रयास। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा हिंदुस्तान की सरकार को 90 ऑफिसर चलाते हैं, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। तीसरी खबर में आपको बताएंगे सीएम बघेल का मोदी सरकार पर प्रहार, कहा केंद्र की अड़चनों के बाद भी हमने वादा निभाया, 15 साल तक भाजपा ने छत्तीसगढ़ को ठगा। और चौथी खबर में जिक्र होगा कि प्रियंका गांधी का बयान, बोली मध्य प्रदेश में बेरोजगारी, महंगाई और कुशासन का अंत होगा, बनेगी कांग्रेस की सरकार। और खबर में आगे आपको बताएंगे कि केंद्रीय एजेंसियां नहीं, 5.2 करोड़ जनता तय करेगी राजस्थान की कुर्सी पर कौन बैठेगा, पी चिदम्बरम का बयान। दोस्तों, इसी प्रकार से तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 5 राज्यों में बन रही है कांग्रेस की सरकार, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, साथ ही साथ कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी की सभा के दौरान जबरदस्त हंगामा, भीड़ ने पुलिसकर्मियों पर फेंकी कुर्सियां, बैरिकेड तोड़कर पीएम तक पहुंचने का किया गया प्रयास। जी हां दोस्तों, यहां पर मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का दिग्गज लगातार दौरा कर जनसभा कर रहे हैं। इसी चुनावी प्रचार के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुरैना पहुंचे थे, जहां जनता को संबोधित कर रहे थे, लेकिन उनके संबोधन के दौरान ही वहां मौजूद भीड़ ने उत्पात मचाने का प्रयास किया। यहां मौजूद भीड़ में से कुछ शरारती तत्वों ने सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाल रहे पुलिसकर्मियों के ऊपर कुर्सियां फेंककर माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया। असामाजिक तत्वों ने इस दौरान बैरिकेड तोड़कर प्रधानमंत्री तक पहुंचने का प्रयास भी किया। दोस्तों, आपको बता दें कि गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं और यहां उन्होंने कई आम सभाओं को संबोधित किया, साथ ही प्रत्याशी के लिए जीत का आशीर्वाद भी मांगा। प्रधानमंत्री जनता को संबोधित कर रहे थे, तभी यहां मौजूद भीड़ ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। इसके बाद कुछ लोगों ने पुलिसकर्मियों के ऊपर कुर्सियां फेंकनी शुरू कर दी। साथ ही बैरिकेड तोड़ती हुई भीड़ ने पीएम मोदी तक पहुंचने का भी प्रयास किया। इस दौरान पुलिसकर्मियों को भीड़ को शांत कराने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी और किसी ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में अपलोड कर दिया। घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं, राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा हिंदुस्तान की सरकार को सिर्फ 90 ऑफिसर चलाते हैं। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ताबड़तोड़ सभाएं कर रहे हैं और इसी कड़ी में गुरुवार को राहुल गांधी ने अशोकनगर के नई सराय में एक जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने कहा कि बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर उन्होंने जमकर हमला बोला। बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा की 230 सीटों के लिए 17 नवंबर को मतदान होना है। 15 नवंबर को शाम 5 बजे प्रचार थम जाएगा और 3 दिसंबर को चुनाव के परिणाम आएंगे। दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हिंदुस्तान की सरकार को 90 अफसर चलाते हैं, हिंदुस्तान का जो धन है उसे ये 90 अफसर बांटते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि ओबीसी की सरकार है। भाइयों और बहनों, मुझे बता दो कि 90 अफसरों में से ओबीसी कितने हैं? 90 अफसरों में से 3 अफसर ओबीसी वर्ग के हैं। अगर हिंदुस्तान का बजट 100 रुपए का हो तो ओबीसी अफसर 5 रुपए का निर्णय लेते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा किसानों के पैसा छीनती है। किसी भी किसान से पूछ लो फसल बीमा योजना का पैसा आपको मिला क्या? 30,000 करोड़ रुपए फसल बीमा योजना में गए। ये पैसा 16 कंपनियों को मिला। उन कंपनियों में ना एक दलित है, ना एक आदिवासी है और ना एक ओबीसी है। एक तरफ जीएसटी से आपका पैसा गया और दूसरी तरफ आपने अपना पैसा डाला जो 16 कंपनियों में गया। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने 4000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा की और इस यात्रा के दौरान मैं मध्य प्रदेश से भी गुजरा और इस देश को बहुत करीब से देखा। इस दौरान मैंने हजारों युवाओं से बातचीत की। कोई डॉक्टर बनना चाहता था, कोई इंजीनियर, तो कोई वकील, लेकिन आखिर में सवाल वही था कि पढ़ाई के बाद भी अधिकतर बेरोजगार थे। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल का मोदी सरकार पर प्रहार, कहा केंद्र की अड़चनों के बाद भी हमने वादा निभाया, 15 साल तक भाजपा ने छत्तीसगढ़ को ठगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरंग में चुनावी आमसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने आरंग प्रत्याशी और मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया का प्रचार करते हुए जनता का आशीर्वाद मांगा। हजारों की संख्या में सभा स्थल पहुंचे क्षेत्र की जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि पिछले 15 सालों में छत्तीसगढ़ की जनता को ठगने वाली भाजपा के पास अब छत्तीसगढ़ में कोई भरोसेमंद नहीं है, इसीलिए ये मोदी गारंटी लाए हैं। लेकिन प्रदेश की जनता सब समझ चुकी है, पहले चरण में कांग्रेस की एक तरफा जीत होगी और
दूसरे चरण में भी कांग्रेस की लहर चलेगी। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि कोरोना के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 दिनों में कोरोना को भगाने के नाम पर देश की जनता से थाली और ताली बजाई। कोरोना तो भागी नहीं, उल्टा बार बार वापस आता रहा। केंद्र सरकार की अड़चनों के बाद भी हमने अपना वादा पूरा किया। सीएम ने कहा कि मेरे अन्नदाता प्रसन्न रहें, इससे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि रमन सिंह ने 15 साल तक पूरे प्रदेश को ठगने का काम किया। भाजपा को चुनाव के समय ही बोनस की याद आती है, बाद में ये भूल जाते हैं। छत्तीसगढ़ के संसाधनों पर भाजपा की बुरी नजर है और इस बार कांग्रेस सरकार किसानों का कर्ज माफ करेगी। 3200 रुपए प्रति क्विंटल में धान की खरीदी होगी। और औरंग से कांग्रेस प्रत्याशी मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने आम सभा में आई भीड़ का स्वागत करते हुए कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, लेकिन दोस्तों उससे पहले अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश चुनाव 2023, प्रियंका गांधी की दहाड़ बोली, मध्य प्रदेश में बेरोजगारी, महंगाई और कुशासन का अंत होगा, बनेगी कांग्रेस की सरकार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने गुरुवार को मध्य प्रदेश के रीवा में विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने वादा किया कि मध्य प्रदेश में बेरोजगारी, महंगाई और कुशासन का अंत होगा और मध्य प्रदेश में जनता की सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी। महामृत्युंजय जी की नगरी और रीवा की पावन धरती को मेरा प्रणाम। विंध्य की महिमा का बखान हमारे राष्ट्रगान में भी है। रीवा से मेरे परिवार का बहुत पुराना रिश्ता है। नेहरू जी को यहाँ आना पसंद था। मेरी दादी पिताजी ने भी अपने कार्यकाल में बहुत दौरे किए थे। जहाँ से मेरी दादी और पिता ने भाषण दिया, वहीं खड़े होकर आपको संबोधित करना उन लोगों के प्रति श्रद्धा की बात है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। केंद्रीय एजेंसियां नहीं, 5.2 करोड़ जनता तय करेगी कि राजस्थान की कुर्सी पर कौन बैठेगा, पी चिदम्बरम का बयान। जी दोस्तों, केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए पी चिदम्बरम ने कहा है कि यह बहुत खतरनाक स्थिति है जो लोकतंत्र पर खतरे को दिखा रही है। और उन्होंने कहा कि मैं राजस्थान इसीलिए आया हूं ताकि लोगों को इस खतरे से अवगत करा सकूं। वहीं दोस्तों, पूर्व केंद्रीय मंत्री चिदम्बरम ने गुरुवार को जयपुर में आयोजित एक प्रेस वार्ता में केंद्र सरकार और भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने राजस्थान में केंद्रीय एजेंसियों मसलन ईडी की कार्रवाई पर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्रीय एजेंसियां सोच रही हैं कि राजस्थान के 5.2 करोड़ जनता कैसे तय करेगी कि अगली बार राजस्थान की कुर्सी पर कौन बैठेगा। जयपुर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री ने प्रेस वार्ता के दौरान सीएम अशोक गहलोत के नेतृत्व वाले राजस्थान सरकार की खूब तारीफ की। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने मुफ्त बिजली की योजना दी, 76 लाख परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिए। उन्होंने कहा कि राजस्थान पहला ऐसा राज्य है जो 25 लाख का हेल्थ बीमा दे रही है, जबकि सरकारी अस्पतालों में ओपीडी और आईपीडी की सुविधा बिल्कुल मुफ्त है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। एथिक्स कमेटी के फैसले पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने दिया पहला बयान। जी हां दोस्तों, कैश फॉर क्वेरी केस में लोकसभा की आचार समिति ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है। कमेटी की ओर से गुरुवार को मोइत्रा के खिलाफ एक रिपोर्ट अडॉप्ट की गई। इस पर महुआ मोइत्रा की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। टीएमसी सांसद ने कहा कि भले ही उन्हें निष्कासित कर दिया जाए, लेकिन वो भारी अंतर से जीतकर फिर से वापस आएंगी। महुआ मोइत्रा ने न्यूज एजेंसी से बात करते हुए कहा कि भले ही मुझे निष्कासित कर दें, लेकिन मैं अगली लोकसभा में बड़े अंतर के साथ जीतूंगी। लोकसभा की आचार समिति की निष्कासन की सिफारिश पर महुआ मोइत्रा ने कहा कि ये एक कंगारू अदालत द्वारा खेला गया पहले से फिक्स मैच है और उन्होंने कहा कि भारत के लिए यह संसदीय लोकतंत्र की मृत्यु है। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। केदारनाथ में लिखी गई ये सियासी स्क्रिप्ट, क्या वरुण लड़ेंगे कांग्रेस से लोकसभा का चुनाव? जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि केदारनाथ के पुजारी निवास में सियासत की वो स्क्रिप्ट तैयार की गई जिसके आधार पर कहा जा रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में बदली हुई तस्वीर नजर आने वाली है। दरअसल केदारनाथ के पुजारी निवास में राहुल गांधी और भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी की मुलाकात हुई और इस मुलाकात के बाद भी सियासी गलियारों में कयास यही लगाए जा रहे हैं कि क्या वरुण गांधी आने वाले लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस के साथ जुड़कर चुनाव लड़ेंगे। सियासी जानकारों का मानना है कि अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर ये कांग्रेस और वरुण दोनों के लिए सियासी तौर पर बहुत फायदे का सौदा हो सकता है। जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी और वरुण गांधी की मुलाकात केदारनाथ के रास्ते में पुजारी निवास में हुई। सूत्रों के मुताबिक तकरीबन 40 मिनट तक हुई इस मुलाकात के दौरान राहुल
राहुल गांधी और वरुण गांधी के बीच बातचीत हुई। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चुनावी राज्यों में ईडी की छापेमारी, पूर्व कानून मंत्री का आरोप, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन। जी हां दोस्तों, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू हो गए हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव प्रचार के साथ साथ कई नेताओं के ठिकाने पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी की खबरें सामने आई हैं। इसी बीच पूर्व कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने चुनावी राज्यों में प्रवर्तन निदेशालय को कानून का खुलेआम उल्लंघन करार दिया। उन्होंने कहा कि चुनावी राज्यों में ईडी की कार्रवाई से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है। बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कई राज्यों में ईडी की कार्रवाई हो रही है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने गुरुवार को निर्वाचन आयोग से इस मामले में संज्ञान लेने की अपील की। चुनावी मौसम के दौरान विपक्षी नेताओं पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी को गंभीरता से लेने का आग्रह करते हुए पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री ने तर्क दिया कि जब चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ आदर्श आचार संहिता लागू होगी तो सरकार बहुत सी चीजें करना चाहेगी। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। शामली में महापंचायत में उमड़ा जन सैलाब, किसानों को साधेंगे जयंत चौधरी और राकेश टिकैत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि संपूर्ण गन्ना भुगतान की मांग को लेकर किसानों के बेमियादी धरने को समर्थन देने के लिए आयोजित महापंचायत में आरएलडी सुप्रीमो चौधरी जयंत सिंह और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत शामिल हो रहे हैं। दोनों नेता एक मंच पर होंगे और बकाया गन्ना भुगतान पर केंद्र और प्रदेश की भाजपा की सरकार पर निशाना साधेंगे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर शामली में होने वाली किसान महापंचायत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आशंका है कि इस महापंचायत के बाद यूपी सरकार बकाया गन्ना भुगतान न होने पर शामली चीनी मिल के संबंध में अंतिम निर्णय ले सकती है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत व जयंत चौधरी महापंचायत में पहुंच चुके हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जब भी भाजपा को हार सामने दिखती है, सीबीआई, ईडी और ईसीआई मदद के लिए आगे आ जाते हैं। संजय राउत ने दिया ये बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि शिवसेना के सांसद संजय राउत ने गुरुवार को आरोप लगाया कि जब भी केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा को चुनावी हार सामने दिखती है, केंद्रीय जांच ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय और भारतीय निर्वाचन आयोग मदद के लिए हस्तक्षेप करता है। सीबीआई, ईडी और ईसीआई को केंद्र का तोता बताते हुए राउत ने तर्क दिया कि वो उन राज्यों में सक्रिय हो जाते हैं जहां चुनाव हो रहे होते हैं, जहां भाजपा को हार सामने दिख रही होती है और जहां भी विपक्षी दल सत्ता में है। राउत ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि हमने इसे महाराष्ट्र में भी अनुभव किया। विपक्षी दलों को केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा व्यवस्थित रूप से निशाना बनाया जा रहा है। शिवसेना के मामले में ईसीआई ने केंद्र सरकार के दबाव में फैसला लिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मतदान के 7 दिन पहले कमलनाथ ने खेला हिंदू कार्ड, 11 योजनाओं में राम, सीता, परशुराम सब कवर। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में इस बार का विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प है। लगातार हिंदुत्व, सनातन और राम मंदिर लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे में इस बार कांग्रेस भी बीजेपी को हिंदुत्व के मामले में कड़ी टक्कर दे रही है। पीसीसी चीफ कमलनाथ सभाओं में कहते हैं कि मैंने 108 फीट के हनुमान बनाए हैं मगर कभी नहीं बताया मैं हिंदू हूं मगर बेवकूफ नहीं। इसी कड़ी में कमलनाथ ने मतदान के 1 हफ्ते पहले हिंदुत्व का कार्ड खेला। कमलनाथ 11 बड़ी घोषणाएं कर चुके हैं। दूसरी तरफ बीजेपी भी लगातार हिंदुत्व को लेकर बयानबाजी कर रही है। राम मंदिर के मामले पर हर नेता अपनी सभाओं में इसका जिक्र कर रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आंखों में पट्टा, हाथ बांधकर 2 लोगों को मारी गोलियां, मणिपुर में नहीं थम रही हिंसा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मणिपुर में 3 मई को जारी हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। इम्फाल के ताइरेन पोकपी क्षेत्र में महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई और ताखोक माखा क्षेत्र में एक युवक को मार दिया गया। जारी हिंसा में अब तक 187 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नीतीश सरकार की बड़ी कामयाबी, विधानसभा में पास हुआ 75% आरक्षण वाला विधेयक। जी हां दोस्तों, बिहार से बेहद बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां पर आरक्षण संशोधन विधेयक गुरुवार को सर्वसम्मति से पारित हो गया। बिहार कैबिनेट ने SC, ST, अन्य पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए कोटा मौजूदा 50% से बढ़ाकर कुल 75% करने का प्रस्ताव पारित किया था। सर्वेक्षण के निष्कर्षों के आधार पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने OBC और EBS के आरक्षण को 30% से बढ़ाकर 43%, अनुसूचित जाति के लिए 16% से बढ़ाकर 20% और अनुसूचित जनजाति 1% से 2% करने की सिफारिश की थी। EWS के लिए कोटा मौजूदा 10% ही रहेगा। जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट से पता चला है कि राज्य की कुल आबादी 13.07 करोड़ में OBC 27.13% और अत्यंत पिछड़ा वर्ग उपसमूह 36% की हिस्सेदारी 63%
प्रतिशत है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सनातन के मुद्दे पर बीजेपी को ही घेर गए गौरव वल्लभ, बोले बीजेपी प्रत्याशी तो मंदिर भी नहीं जाते। जी हाँ दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई तक रोकी सीएम युवा अन्नदूत योजना, 8वीं पास बेरोजगार को रोजगार दिलाने वाली स्कीम। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में सीएम युवा अन्नदूत योजना के क्रियान्वयन को फिलहाल रोक दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसपोर्टरों को दी गई राहत को संशोधित करने से इनकार कर दिया है, जिसने मामले में अंतिम सुनवाई तक इस योजना का क्रियान्वयन रोक दिया है। राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अन्नदूत योजना शुरू की थी। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी सरकार पर अखिलेश यादव का निशाना, कहा अपने ऊपर चल रहे मुकदमे हटवा लेने से प्रदेश की छवि नहीं बनती। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर जोरदार निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अपने ऊपर चल रहे मुकदमे हटवा लेने व जनता के टैक्स के पैसों से सरकारी आत्मप्रचार करने से प्रदेश की छवि नहीं बनती, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, संरचना, सौहार्द, सकारात्मक सोच और सुशासन के सच्चे समाचारों से बनती है। दोस्तों, अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा कि भाजपा राज उत्तर प्रदेश शर्मसार, भाजपा राज का पंचनामा। दोस्तों, इस ट्वीट पर समाजवादी पार्टी ने कई मुद्दों को एक साथ उठाया और भारतीय जनता पार्टी को घेरने का प्रयास किया। इस वक्त आपके स्क्रीन पर उनका ट्वीट है, जिसमें लखीमपुरी खीरी कांड को लेकर, वहीं आईपीएस वसूली कांड को लेकर और कानपुर में प्रशासन द्वारा झोपड़ी अग्निकांड, हत्याकांड को लेकर समेत कई सारे ऐसे मुद्दों को यहां पर उठाया गया है अखिलेश यादव द्वारा। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तेलंगाना में कांग्रेस की सुनामी, आयकर विभाग के छापे इसका संकेत। रेवंत रेड्डी ने बीजेपी और बीआरएस पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ए रेवंत रेड्डी का दावा है कि राज्य में कांग्रेस की सुनामी चल रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं पर छापेमारी इसके संकेत हैं। रेड्डी ने गुरुवार को खम्मम जिले में पार्टी नेता पेंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी के घर और कार्यालयों पर आयकर विभाग की छापेमारी की निंदा करते हुए बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज पेंगुलेटी, कल तमल्ला, इससे पहले कांग्रेस के अन्य नेताओं पर भी छापेमारी क्या कोई संकेत है? रेवंत रेड्डी ने पूछा कि बीजेपी और बीआरएस नेताओं के घरों पर आईटी छापे क्यों नहीं पड़ रहे। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जाति आधारित गणना से ओबीसी मतदाताओं को साधने में जुटी कांग्रेस, चुनाव से पहले बड़े उलटफेर की तैयारी। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में सत्ता के समीकरण साधने के लिए कांग्रेस जाति आधारित गणना के मुद्दे को हवा देने में जुट गई है। पार्टी ने अपने सभी अन्य पिछड़ा वर्ग के नेताओं को जिम्मा दिया है कि ये बात लोगों को समझाएं कि जाति आधारित जनगणना उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण है और इसका लाभ क्या होगा। बिहार का उदाहरण भी सामने रखने की बात कही गई है। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रदेश की 230 सदस्यीय विधानसभा में कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां ओबीसी निर्णायक भूमिका में है और यही कारण है कि पार्टी ने इस बार 64 प्रत्याशी ओबीसी को दिए हैं। कांग्रेस ने सरकार बनने पर जाति आधारित गणना कराने की गारंटी दी है और ये दावा किया जा रहा है कि पिछले जिन गारंटियों के आदेश जारी होंगे उसमें ये भी शामिल होगी और इसके पीछे उद्देश्य प्रदेश के पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं को साधने का है। वहीं दोस्तों, 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सरकारी नौकरियों में ओबीसी आरक्षण बढ़ाने का दाव चला था और कमलनाथ सरकार ने ओबीसी आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27% करने संशोधन भी कर दिया था। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला को सुप्रीम कोर्ट से राहत, साल 2000 में उपद्रव से जुड़ा है मामला। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला को गुरुवार को एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट से जारी गैर जमानती वारंट के अमल पर अदालत ने 5 हफ्ते की रोक लगाई है। सुरजेवाला से कोर्ट ने कहा है कि वो वारंट रद्द करवाने के लिए एमपी एमएलए कोर्ट में आवेदन दें। कोर्ट ने साल 2000 में हुए उपद्रव से जुड़े मामले में सुरजेवाला को राहत दे दी है। आपको क्या लगता है कमेंट बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महाकाल की नगरी में किसानों का गुस्सा, चुनाव में बीजेपी को झेलना पड़ सकता है नुकसान। मध्य प्रदेश चुनाव से जुड़ी आ रही है बड़ी खबर। जी हां दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। संविदा कर्मचारियों ने किया चुनाव का बहिष्कार, नहीं मिला 5 महीने से वेतन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत नियमित पदों पर काम करने वाले संविदा, पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टरों ने पिछले 5 महीनों से वेतन न मिलने के कारण चुनाव का बहिष्कार किया है। मध्य प्रदेश संविदा पैरामेडिकल स्टाफ कर्मचारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन तिवारी ने बताया कि कई जिलों में पिछले 5 महीनों से बिना वेतन के काम कर रहे हैं। बच्चों की फीस जमा करने के लिए कर्मचारियों के पास पैसे नहीं है और इस संबंध में विभाग के अधिकारी कह रहे हैं कि वेतन हेड में पैसा नहीं है तो दूसरे मद में, इसमें वेतन मद में पैसा ट्रांसफर करने के लिए वित्त विभाग में फाइल भेज रहे हैं। वित्त विभाग बार बार आपत्ति लगाकर फाइल वापस भेज रहा है,
जिसके कारण पिछले 5 महीनों से संविदा पैरामेडिकल स्टाफ और मेडिकल अफसर डॉक्टरों को पिछले जुलाई महीने से वेतन नहीं मिला है, जिससे नियमित पदों के विरुद्ध कार्यरत संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी बड़े आक्रोशित हैं। तिवारी ने कहा कि शुक्रवार को धनतेरस का त्यौहार है, उसके बाद दिवाली है और उसके बावजूद संविदा कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है। तिवारी ने बताया कि उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव महोदय को पत्र लिखकर मांग की है। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।